राहुल गांधी को फिर से अपने तमाम पदाधिकारियों को, राष्ट्रीय पदाधिकारियों को, जितने सेल के चेयरमैन हैं, ये प्रताप गढ़िया जैसे लोग, ये हो गए, सारे जनरल सेक्रेटरी हो गए, सारे पार्टी के अध्यक्ष हो गए, इनको डेफिनेशन समझाएं कि जो चिंतन शिविर में जो डिसीजंस हुए हैं उसके मायने क्या है। जहां पहली बार कांग्रेस का उम्मीदवार हारा है वो है गुलाम नबी आज़ाद। क्या कांग्रेस में पूरे महाराष्ट्र में वजाद मिर्जा के सिवाय और कोई मुस्लिम नेतृत्व ही नहीं है कि हर जगह उन्हें ही लाया जाता है? यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष को सेल के ये समझ नहीं है तो फिर नीचे तक क्या समझ गई होगी, कार्यकर्ता क्या समझा होगा, मीडिया क्या समझा होगा, ये सब भगवान के भरोसे। क्या ये कांग्रेस आने वाली 2024 में मोदी का मुकाबला कर पाएगी? नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखेड़े बोलता है। अशोक वानखेड़े बोलता है, फिर अशोक वानखेड़े तोलता भी है, और इस बार तुलेगी कांग्रेस। क्योंकि जब उदयपुर में चिंतन मंथन जो भी कहे, वो जब शिविर हुआ तो बहुत सारी बातें छन के आ रही थी कि कांग्रेस अब नए कलेवर में आएगी, कांग्रेस में अब एक परिवार में 2 टिकट नहीं दिए जाएंगे, कांग्रेस में एक पद पे एक ही आदमी रहेगा, एक आदमी के पास 2 पद नहीं रहेंगे। बहुत सारी बातें हुई, कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। लगा कि नहीं, कांग्रेस वाकई अब परिवारवाद से दूर जाना चाहती है, एक परिवार में एक ही टिकट। फिर ये जो एक ही आदमी बहुत सारे पद लेके बैठता है और नई लीडरशिप उभर नहीं पाती, इसलिए एक आदमी के पास एक ही पद रहेगा। बहुत सारी अच्छी बातें हुई। उसके पहले ही कमलनाथ जी ने सीएलपी लीडरशिप से इस्तीफा दे दिया और नए सीएलपी लीडर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में मिल गए और वो स्वयं अध्यक्ष बन गए, नहीं तो दोनों पद उनके पास थे। ऐसे कई राज्यों में ये बदलाव देखने को मिले। लेकिन जब विपक्ष कहता है, या खासकर बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस एक कन्फ्यूज्ड पार्टी, तो कई बार लगता है कि ये विपक्ष सिर्फ कहने के लिए कहते हैं। लेकिन वर्तमान में जो पार्टी में घटित हो रहा है उससे लगता है वाकई ये कांग्रेस कहीं कन्फ्यूजन पार्टी तो नहीं है। और इसका बेहतरीन उदाहरण मैं आपके सामने ला रहा हूँ। इससे आपको पता पड़ेगा कि इस चिंतन शिविर में कितने चिंता के साथ चिंतन किया गया और चिंतन शिविर की बातें वाकई कांग्रेस के पदाधिकारियों को, बड़े पदाधिकारियों को कितने समझ में आ गई। इससे ही पता पड़ेगा कि कन्फ्यूजन कितना है कितना नहीं। बात शुरू हो गई महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष की नियुक्ति, जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है वेणुगोपाल जी, इनके सिग्नेचर से एक पत्र इशू हुआ वजाद मिर्जा के नाम से कि ये महाराष्ट्र राज्य कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष होंगे। अखबार में छपा, लोगों ने स्वागत किया। 2-3 दिन बाद राज्य की कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई तिलक भवन मुंबई में, और जो इंचार्ज थे महाराष्ट्र राज्य के केंद्रीय ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, पाटिल साहब, HK पाटिल, कर्नाटक से आते हैं, उन्होंने जब प्रस्तावित भाषण किया, उस भाषण में उन्होंने कहा कि वजाद मिर्जा की ये जो नियुक्ति है ये गलत है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो मैं हाई कमान के पास उनके नियुक्ति पे स्टे या रद्द करने के लिए प्रस्ताव भेजने वाला हूँ। बात आनन फानन हो गई। अब सवाल उठता है, वजाद मिर्जा ने ऐसा क्या बिगाड़ा था पाटिल साहब का, जो पाटिल साहब इतने बुरी तरह से बरस पड़े? सवाल एक है कि पाटिल साहब चिंतन शिविर से निकल के, उनके भी सर पे चिंता है, महाराष्ट्र में अच्छा परफॉर्मेंस का ठीक रहा, उनके भी सर पे फूट सकता है, इसलिए वो भी कदम फूक फूक के पी रहे हैं। बात ये हुई, जिस वजाद मिर्जा के नाम पे अल्पसंख्यक सेल के चेयरमैन पद का पत्र मिला, वो ऑलरेडी पहले से ही MLC है, महाराष्ट्र में विधान परिषद है, इसलिए वो MLC है, यानी विधायक है विधान परिषद के। उसके बाद में राज्य वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उसके बाद में यवतमाल जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उसके बाद में एक अभ्यासगत मंडल होता है शासकीय महाविद्यालय यवतमाल का, उसके भी अध्यक्ष है। अल्पसंख्यक समाज के लिए स्वतंत्र शिक्षा नीति के लिए जो कमेटी बनी उसके भी सदस्य हैं, और उसके बाद उनके पास अल्पसंख्यक सेल का भी अध्यक्ष पद का लेटर है। तो उदयपुर और मुंबई तक, उदयपुर के चिंतन शिविर की चिंता मुंबई तक आते आते चिंता मुक्त हो गए।
और जो एक पद एक आदमी, ये पूरा संकल्प ध्वस्त होता नजर आया, इसलिए पाटिल साहब पिल पड़े। उसके बाद पाटिल साहब की इस वक्तव्य के बाद आनन फानन में नाना पटोले ने एक पत्र जारी किया और पत्र जारी करके बताया कि यवतमाल जिला कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वजाद मिर्जा, इन्होंने 3 मई को ही इस्तीफा दे दिया है। अब बताइए, एक जिले का अध्यक्ष इस्तीफा देता है और जिले के बाकी यानी राज्य के बाकी पदाधिकारी जो वर्किंग प्रेसिडेंट्स हैं, मैंने कुछ वर्किंग प्रेसिडेंट से बात की, उन्होंने कहा कि हमें तो कोई पता नहीं कि यवतमाल जिले के अध्यक्ष ने कब इस्तीफा दिया। बताया जाता है कि 3 मई को इस्तीफा दिया। 3 मई से 23 मई तक 20 दिन नाना पटोले उस इस्तीफे पर बैठे रहे। यवतमाल जिले की कार्यकारिणी, जो यवतमाल एक ज़माने में कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था और बोला जाता था कि कांग्रेस ने किसी भी पत्थर को भी वहाँ रख दिया तो भी वो चुनाव जीत के आता, ये वो अकेली कॉन्स्टिट्यूंसी थी महाराष्ट्र की जहाँ पहली बार कांग्रेस का उम्मीदवार हारा है, वो है गुलाम नबी आज़ाद। पहली बार भाजपा ने उस कॉन्स्टिट्यूंसी में एंट्री की और उसके बाद लगातार वो कांग्रेस मुक्त रही। एक गढ़ कांग्रेस का इसलिए कांग्रेस से दूर हटा क्योंकि ये वहाँ की वर्किंग है। उसके बाद आनन फानन में 23 तारीख को एक कार्यकारी अध्यक्ष करके एक नया अध्यक्ष नाना पटोले ने 23 तारीख को, जब पाटिल साहब ने जब कहा कि इस्तीफा देना पड़ेगा, तो लिपापोती करने के लिए उन्होंने कहा कि 3 मई को ही इसका इस्तीफा हो गया था, इसलिए अब ये डबल पोस्ट पे नहीं है। और तुरंत वहाँ पे एक दूसरे प्रोफेसर है एक कोई, उनको प्रफुल्ल मानकर करके है, उनको प्रभारी अध्यक्ष नियुक्ति किया गया। अभी प्रभारी है, केंद्र में तो प्रभारी अध्यक्ष समझ में नहीं आता है, अब जिले जिले तक भी प्रभारी अध्यक्ष होने लगे हैं। प्रभारी अध्यक्ष नियुक्त किया। ये सब जानते हैं कि ये लिपापोती थी। यदि ये मामला एच.के. पाटिल उठाते नहीं तो ये ऐसा ही रहता और इनका इस्तीफा भी नहीं होता। उसके बाद मैं कंफ्यूजन क्यों कहता हूं इसको, ये तो जानबूझ के हुआ। मैं नहीं मानता कि नाना पटोले को मालूम नहीं था कि वो वक्फ बोर्ड के भी चेयरमैन है, लेकिन उसके बाद ये 2-2 पदों पे एक आदमी क्यों रहता है, इतने पदों पे आदमी क्यों रहता है, इसका जवाब तो नाना पटोले ही दे सकते हैं। इसके बाद मेरी बात हुई जो इमरान प्रतापगढ़ी से, जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के ऑल इंडिया चेयरमैन हैं। अब वो उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो तय हुआ है चिंतन शिविर में वो ये हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन में, कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन में एक पद पर, मैंने 2 पद पर एक आदमी नहीं रह सकता। उनके डेफिनेशन के अनुसार मुख्यमंत्री अध्यक्ष भी रह सकता है प्रदेश का, क्योंकि प्रदेश का अध्यक्ष ये ऑर्गेनाइजेशन का पद है और मुख्यमंत्री पद ये संवैधानिक है। उनके हिसाब से वक्फ बोर्ड का चेयरमैन होना, वो इलेक्टेड है बोले, उसको इस चिंतन शिविर के डिसीजन का उस पर इंपैक्ट नहीं पड़ता। फिर मैंने कुछ जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया से भी बात की, मैं नाम लेना नहीं चाहता, फंस जाएंगे बेचारे। उन्होंने कहा कि नहीं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं तो वो 2 पद हो गए उनके पास। फिर जो प्रतापगढ़िया साहब थे वो बोल रहे थे कि नई नियुक्ति हो गई है। पाटिल साहब ने क्या, ये मुझे पता नहीं क्या कहा मुंबई में, लेकिन नई नियुक्ति जो हो गई है उसके यदि 2 पद का कोई क्राइटेरिया वायलेट करते होंगे तो बाकी पदों से वो इस्तीफा देंगे। मतलब कितना महामहिम है माइनॉरिटी सेल डिपार्टमेंट ऑल इंडिया के अध्यक्ष हमारे, कि जो इंसान 2-3 जगह पे पहले से है उसका इस्तीफा पहले करवा के नई नियुक्ति करवाने के पहले नई नियुक्ति की जाती है। उसके बाद बताया जाता है कि यदि आपको लगता है वायलेट किया है तो फिर बाकी जगह से इस्तीफे देंगे। ये सीरियसनेस है मंथन शिविर की। इसलिए सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी या राहुल जी कितनी ही सीना फोड़ फोड़ के, चिल्ला चिल्ला के कहेंगे कि कांग्रेस एक नई नीति के साथ आ रही है, क्या उनके पीछे ये लोग उस नई नीति को लागू होने देंगे या उसमें रास्ते ढूंढेंगे? क्या कांग्रेस में पूरे महाराष्ट्र में वजाद मिर्जा के सिवाय और कोई मुस्लिम नेतृत्व ही नहीं है
कि हर जगह उन्हें ही लाया जाता है। हो सकता है कि ऐसा एक प्रखर नेतृत्व हो पूरे महाराष्ट्र में कि जिसकी तूती बोलती हो, इसलिए संगठन उनको सर आंखों पे लेके चलता है। अब वजाद मिर्जा का इतिहास देखिए। ये डॉक्टर हैं, एमडी हैं, एमबीबीएस एमडी स्किन स्पेशलिस्ट। लेकिन पूरे जिले में, क्योंकि मैं इस जिले से आता हूं इसलिए अधिकार के तौर पे कह सकता हूं, कभी भी ये कोई प्रैक्टिस करते हुए नजर नहीं आए। इनके पिताजी के तरफ से, मतलब पुश्तैनी, इनको एजुकेशन इंस्टीट्यूट का एक बड़ा साम्राज्य मिला है, उसी को वो चलाते हैं। उनके पिताजी का कंट्रीब्यूशन क्या था कांग्रेस का? क्योंकि वाशिम नाम के एक कॉन्स्टिट्यूंसी से गुलाम नबी आज़ाद 2 बार सांसद रहे, तो इनकी घनिष्ठता, पुसद वाशिम में आता है, तो इनकी घनिष्ठता गुलाम नबी आज़ाद से रही। पिता की दोस्ती गुलाम नबी से बेटे को बहुत कुछ दे गई। जीवन में आज तक वजाद मिर्जा ने ग्राम पंचायत का चुनाव तक नहीं लड़ा, ना कोई कारपोरेशन का चुनाव लड़ा, ना कोई पंचायत समिति, जिला परिषद, विधायक और सांसद का चुनाव लड़ा। ये सिर्फ जीवन भर नॉमिनेट होते आ रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कि गुलाम नबी आज़ाद जैसे प्रस्थापित व्यक्ति के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध हैं। तो क्या ये परिवारवाद की ही एक ब्रांच नहीं है? ये फेवरेटिज्म इसीलिए नहीं है? क्या महाराष्ट्र में, यवतमाळ जिले में, बाकी जगह जितना मुस्लिम नेतृत्व है, क्या वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं कर सकता? क्योंकि उनके पिता की किसी बड़े नेता से दोस्ती नहीं थी, इसलिए उनको जगह नहीं मिलती। तो फिर इसलिए मैं कहता हूं, और सबसे पहले अब एक वर्कशॉप लेना चाहिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी को, राहुल गांधी को फिर से अपने तमाम पदाधिकारियों को, राष्ट्रीय पदाधिकारियों को, जितने सेल के चेयरमैन हैं, ये प्रतापगढ़िया जैसे लोग, ये हो गए, सारे जनरल सेक्रेटरी हो गए, सारे पार्टी के अध्यक्ष हो गए, इनको डेफिनेशन समझाएं कि जो चिंतन शिविर में जो डिसीजंस हुए हैं उसके मायने क्या है। जब वो समझ में आएगा तभी हमारे प्रतापगढ़िया साहब को ये समझ में आएगा कि वक्फ बोर्ड का चेयरमैन और प्रदेश अल्पसंख्यक सेल का चेयरमैन, ये 2 पद पे एक आदमी नहीं रह सकता, ऐसे राहुल जी कह रहे हैं। ये समझ उनको आएगी। यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष को सेल के ये समझ नहीं है तो फिर नीचे तक क्या समझ गई होगी, कार्यकर्ता क्या समझा होगा, मीडिया क्या समझा होगा, ये सब भगवान के भरोसे। यदि 3 तारीख को इस्तीफा हो गया तो क्या यवतमाळ जिले में एक प्रभारी अध्यक्ष तक 20 दिन तक नियुक्त नहीं हो सकता? क्या नाना पाटोले इतने व्यस्त आदमी थे? क्या रशिया यूक्रेन के युद्ध से लेके यूरोप में गेहूं की कमी, ये तमाम मसले उन्हीं के सर पे थे? एक महाराष्ट्र राज्य जहां कांग्रेस एक जमाने में राज करती, वहां 3रे नंबर पे है। और यदि इन्होंने अध्यक्ष पद की धुरा संभाली, जो विदर्भ के होते हुए अपने ही विदर्भ के पास, अपने जहां रहते हैं वहां से मात्र 100 किलोमीटर दूर एक जिला है यवतमाळ, वहां के अध्यक्ष का 3 मई को आपको इस्तीफा मिलता है और आप 23 मई तक चुप रहते हैं। और 23 मई को भी जब पाटिल साहब कहते हैं कि ये 2 पद 3 पद पे आदमी क्यों है, तब आप बताते हो कि 3 मई को इसका इस्तीफा हो गया था। क्या ये इस्तीफा बैकडेट में लिया गया था? सवाल उठ रहे हैं और उठेंगे। क्या पाटिल साहब के रिएक्शन पे पिछले डेट में इस्तीफा लेके फिर 23 तारीख को एक्सेप्ट कर लिया गया था और नई नियुक्ति 23 तारीख को हो गई थी? प्रतापगढ़िया जी के पास तो 23 तारीख का इस्तीफा है, लेकिन वक्फ बोर्ड का चेयरमैन होना और सेल, अल्पसंख्यक सेल का अध्यक्ष, क्या दोनों पद एक आदमी के पास रह सकते? इसकी क्लियरिटी उनके पास नहीं है। और जब हमने कहा कि ये तो दोनों, तो बोला ये आपका विश्लेषण हो सकता है, हमें नहीं लगता। क्या ये कांग्रेस आने वाली 2024 में मोदी का मुकाबला कर पाएगी? क्या राहुल, प्रियंका और सोनिया जी के अकेले तीनों के दिल से खून पसीना बहाने के बाद भी क्या पार्टी के ये तमाम आला अधिकारी पार्टी को जीत का रास्ता दिखा देंगे या रास्ते में रोड़े अटकाएंगे? पाटिल के साथ कम्युनिकेशन केंद्र का नहीं, इंचार्ज है महाराष्ट्र के, लेकिन उन्हें तक विश्वास में नहीं लिया जाता जब ऐसे अपॉइंटमेंट होते हैं। क्या ये अपॉइंटमेंट पैसे लेके होते हैं? सवाल ये है, क्या मेरिट पे होते हैं? यदि मेरिट पे होते हैं, जो आदमी जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ा, वो क्या यवतमाळ को चुनावी राजनीति में, यवतमाळ जिले के में कांग्रेस का पुनरुत्थान करवा पाएगा? किस बिना पे उसका विश्वास रखा? सवाल ये है। एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको दिया,
क्योंकि ये मेरे सामने कल घटित हुआ पूरा प्रकार है। आज मेरी प्रतापगढ़िया से बात भी हुई, उनके बातों से तो लग रहा था कि ये पाटिल साहब ने जो कहा वो भी गलत है। उनने कहा मुझे जानकारी नहीं है, महाराष्ट्र में इतना बवाल हुआ, लेकिन अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन शायद पाकिस्तान, ईरान, इराक में अल्पसंख्यकों के ऊपर जो हो रहे हैं या पूरे विश्व के मुस्लिम समुदाय का राजनीति में इतने वो व्यस्त है कि उन्हें ये पता नहीं कि महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य या 48 लोकसभा सीटें आती है, वहाँ के नियुक्त को लेके यदि प्रभारी केंद्र के जो प्रभारी है वो यदि इस पे ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो उन तक ये खबर नहीं आती। ये दुर्भाग्य कांग्रेस का है, नहीं तो क्या कहें। वो कहते हैं कि रीजनल पार्टीज बीजेपी का अल्टरनेट नहीं हो सकती। राहुल जो कहते हैं वो सारी बातें सही है, लेकिन बातें कहने में और क्रियान्वयन में बहुत फर्क है। क्या चिंतन शिविर की चिंता पूरे अंतिम व्यक्ति तक पहुंची है? चिंतन शिविर के लिए हुए निर्णय जो समझने में ही केंद्रीय स्तर पे जो अधिकारी है वही कंफ्यूज्ड है या गलत तरीके से समझे है, तो फिर निर्णय क्या हुआ और चिंतन क्या हुआ? सिर्फ भाषण ही तो नहीं हुए हैं। इसलिए कांग्रेस को तोला। आज इतना ही, फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा हिंद वॉइस।